सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी की मनाई गई जन्म जयंती। चांदी की नालकी पर सवार कर निकाली गई शोभा यात्रा। भक्तों ने बरसाए फूल। उत्तरी कलकत्ता के लोगों ने बरेका की तरफ खुलने वाले रास्ते को बंद किए जाने का जमकर किया विरोध। हुआ पथराव, आरपीएफ ने भी भांजी लाठी, कई हुए घायल। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह आयोजित। और चांद दिखने के साथ ही इबादत की माह रमजान का पाक माह शुरू। शाम को इफ्तार के साथ खोला गया रोजा। और अब समाचार विस्तार से। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से सारनाथ स्थित भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली पर मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा भगवान श्रेयांसनाथ को चांदी की नालकी पर सवार कर गाजे बाजे के साथ सारनाथ क्षेत्र में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में श्री दिगंबर जैन समाज काशी द्वारा अत्यंत प्राचीन सोने चांदी के साज सामानों से शोभायात्रा की शोभा को बढ़ाया गया। जैन समाज द्वारा भगवान के अष्टधातु की प्रतिमा को चांदी की नालकी पर विराजमान कर उपस्थित महिलाएं और पुरुष बड़े ही भक्ति भाव से भजन की प्रस्तुति कर रहे थे। इस अवसर पर प्रस्तुत भजन एक दिन जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, सर्व सुख की भी चाह नहीं है, इत्यादि भजन उपस्थित लोगों के मन को मोहित कर रहे थे। शोभायात्रा में महिलाएं केसरिया साड़ी में तो पुरुष अधिकतम सफेद कुर्ता पजामा जैसे ड्रेस कोड में थे। शोभा यात्रा मंदिर के द्वार से प्रारंभ होकर सारनाथ में ही परिक्रमा लगाते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। तत्पश्चात विश्व शांति हेतु भगवान श्रेयांसनाथ की अष्टधातु की 12 फुट की प्रतिमा और 12 फीट ऊंची विशाल पद्मासन प्रतिमा का 108 स्वर्ण और रजत कलशों से पूजन और पंचाभिषेक किया गया। जुलूस का संचालन समाज के उपाध्यक्ष और संयोजक राकेश जैन द्वारा किया गया। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता जैन समाज के अध्यक्ष आरसी जैन और डॉक्टर के जैन ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रदीप चंद जैन, समाज मंत्री विनोद जैन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस अवसर पर संरक्षक दीपक जैन, विनय जैन, संजय जैन, आदिश जैन, विमल जैन, सुधीर कुमार पोद्दार, पवन जैन, दीपक जैन, अजय जैन इत्यादि प्रमुख लोग उपस्थित। उत्तरी कलकत्ता से बरेका की तरफ खुलने वाले रास्ते को ग्रामीणों के लिए बंद किए जाने से लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। मोड़वाड़ इलाके में उत्तरी कलकत्ता के लोगों ने बरेका की तरफ खुलने वाले रास्ते को बंद किए जाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। रविवार को महिलाओं को आगे कर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में आरपीएफ ने गांव में घुसकर लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई महिलाओं और पुरुषों को चोटें आई। आरपीएफ ने सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों के तहत एक नामजद और 45-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शनिवार को बरेका प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उत्तरी कलकत्ता का वह रास्ता जो बरेका परिसर में जाता है ग्रामीणों के लिए बंद कर दिया। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से प्रवेश मार्ग पर लगभग 15 फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया, जिससे ग्रामीण परिसर में नहीं जा सके। इस कदम का ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन आरपीएफ की मौजूदगी के कारण इनकी कोई बात नहीं मानी गई। रविवार को आरपीएफ और सिविल पुलिस की देखरेख में बरेका प्रशासन ने 15 फीट ऊंची और 15 फीट लंबी दीवार खड़ी करनी शुरू की। इसी दौरान 2 दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष विरोध करने पहुंचे। माहौल तब और बिगड़ गया जब कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई आरपीएफ और सिविल पुलिस के जवान घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होते देख आरपीएफ के जवानों ने गांव में घुसकर लाठीचार्ज किया और 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती घटना के बाद हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में कर दिया है। निर्माणाधीन दीवार की सुरक्षा के लिए भी विशेष फोर्स को तैनात किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिनों से चल रहे 12वें महामना मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय म्यूट कोर्ट का समापन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में 3 दिनों से चल रहे 12वें महामना मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय म्यूट कोर्ट का समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधि संकाय प्रमुख प्रोफेसर सीपी उपाध्याय के द्वारा किया गया। महामना म्यूट कोर्ट प्रतियोगिता विधिक शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख आयोजन माना जाता है, जहां देश भर के प्रतिभाशाली विधिक छात्र अपने ज्ञान और विधिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। रविवार को अंतिम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठित विभिन्न विद्यालयों व विश्वविद्यालय से कुल 20 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अंतिम चरण में 2 प्रतिभागियों के मध्य नियत विषय वस्तु पर उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायमूर्ति की पीठ, न्यायमूर्ति जे मुनीर, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति नीरज तिवारी के द्वारा निर्णित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली विजेता तथा उपविजेता निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात का स्थान प्राप्त किया तथा 4 अन्य श्रेष्ठ पुरस्कार और समस्त प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।
प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने विधिक विषयों पर गहन शोध और तर्कपूर्ण बहस प्रस्तुत किया। जूरी सदस्यों ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता न्यायिक व्यवस्था को समझने और उसमें सुधार लाने का बेहतरीन मंच है। प्रतियोगिता के आयोजक विधि संकाय के प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी रहे। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा रविवार को रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह आयोजित किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह पाणिनि सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आचार्य या शिक्षकों के कारण ही यशस्वी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु समर्थ रामदास की शिक्षा से छत्रपति शिवाजी जैसे चक्रवर्ती सम्राट भारत भूमि को मिल पाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम है। शिक्षक छात्रों के जीवन में नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का बीजारोपण करते हैं। शिक्षक छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं एवं छात्रों को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक छात्रों को जीवन कौशल, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाते हैं, जिससे उनके मन में देश के प्रति गौरव और प्रेम बढ़ता है व रचनात्मक शक्ति आती है। शिक्षक छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ वैश्विक नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने भारतीयता की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और वो नारी शक्ति की अप्रतिम मिसाल है। उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता से दूरवर्ती क्षेत्रों में अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई योगदान दिए हैं, जिसके कारण वो आज भी पूजनीय हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूलों की स्थापना की व उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाया। लोकमाता ने सार्वजनिक सुधार हेतु कुएं, टैंकों और विश्राम गृहों का निर्माण कराया और गांवों में महिला सुरक्षा टोलियां बनाई। महारानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफ़ी मंदिरों का निर्माण भी किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर व काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई सुधार किए और उनका प्रशासन निष्पक्ष, कर्मठ और प्रभावी था। अतिथियों का परिचय प्रोफेसर उदयन मिश्र ने कराया। कार्यक्रम का संचालन शशांक कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर शशिकांत, प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर उमाकांत सिंह, प्रोफेसर विजय कुमार राय, प्रोफेसर संजय कुमार पांडे, प्रोफेसर शैलेश मिश्र, प्रोफेसर भावना, डॉक्टर गोविंद मिश्र, डॉक्टर सुरेश उपाध्याय, डॉक्टर रूपेश, डॉक्टर विमर्श, यश नाइक, डॉक्टर श्याम सुंदर पाल, आलोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर अनूप सिंह, आनंद कुमार सिंह, रोमा और खयार, आशुतोष कुमार पांडे, अमिताभ राय, सत्य प्रकाश पाल, संतोष कुमार पांडे, संजीव त्रिपाठी, अजय सिंह, प्रीति सिंह, प्रभाकर द्विवेदी, आशा पाठक आदि उपस्थित रहे। वास्तव में अहिल्याबाई होलकर इस देश की नारी शक्ति की अप्रतिम मिसाल थी। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए जो कुछ किया वो हम सब के लिए अनुकरणीय है और उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे आयोजन इसीलिए किए जाते हैं ताकि समाज उन विपरीत परिस्थितियों में उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका स्मरण करे और वैसा करने की प्रेरणा ले। हम सब उनके लिए श्रद्धावनत हैं कि उन्होंने जिस धर्मनिष्ठा से, जिस कर्तव्य निष्ठा से और जिस अनुशासन से सोए हुए भारत को जगाने का एक संकल्प लेकर के काम किया वह अभिनंदनीय है। उसका हम सब मिलकर के वंदन करते हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शनिवार को चांद दिखने के साथ ही पाक महीना रमजान की शुरुआत हो गई। चांद दिखने के साथ ही इबादत के माह रमजान की शुरुआत हो गई। रमजान का चांद निकलते ही इबादत का महीना शुरू हो गया। शनिवार को सभी मस्जिदों में तरावी की विशेष नमाज अदा की गई। रविवार से रमजान का पहला रोजा शुरू हो गया है। रमजान के पाक महीने में इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग पूरे एक माह रोजा रखते हैं। रमजान महीने में मुसलमानों को रोजा रखना अनिवार्य होता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक रमजान के पाक दिनों में अल्लाह की इबादत करने से अल्लाह खुश होते हैं। रमजान के दिनों को अल्लाह की इबादत के साथ आपस में प्रेम और मजहब के लिए समर्पण के तौर पर भी देखा जाता है। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना सबसे पाक माना जाता है। इस पूरे महीने में मुस्लिम लोग रोजा यानी उपवास रखते हैं और अपना ज़्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इस महीने के आखिर में ईद उल फितर मनाते हैं, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। रमजान में चांद का दिखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चांद का दीदार होने के बाद ही पहला रोजा रखा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार क्योंकि इस महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ मिली थी, इसलिए इस पाक दिनों में लोग पूरा महीना रोजा रखते हैं। रमजान में पूरे महीने नियमित रूप से रोजा रखा जाता है और उस दौरान 5 वक्त की नमाज भी अदा की जाती है। इसे
फजर, दुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज कहते हैं। रोजे की शुरुआत सुबह सूरज निकलने के कुछ समय पहले से ही हो जाती है। इस समय रोजेदार हल्का भोजन करते हैं जिसे शहरी कहते हैं। सहरी करने के साथ ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। सहरी के बाद पूरे दिन खाना पीना वर्जित होता है। इसके बाद शाम में इफ्तार की जाती है। रोजा में अन्न जल के साथ ही मन में आ रहे बुरे विचारों को भी त्याग करना और गुनाहों से तौबा करना होता है। आज बड़ा खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला का इस महीना जो रमजान शरीफ का ये महीना पवित्र महीना है, इसमें 30 रोजा रखने की आज हम लोगों ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से। और तरावी इस महीने के अंदर जो कुरान पढ़ी जाती है और इस महीने के अंदर रमजान शरीफ में जो इबादत की जाती है, नमाज, रोजा और जगात और फितरा, ये तमाम ऐसी चीज़ है जो इस महीने के अंदर किया जाता है। IIT BHU में आयोजित टेक्नो मैनेजमेंट महोत्सव टेक्नॉक्स 25 में अव्यवस्थाओं के चलते कार्यक्रम कैंसिल किया गया। IIT BHU में चल रहे वार्षिक टेक्नो मैनेजमेंट महोत्सव टेक्नेक्स 25 में अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा मच गया। शनिवार रात स्टैंड अप कॉमेडियन मधुर वर्ली का शो जरूरत से ज्यादा भीड़ जुटने के कारण कैंसिल कर दिया गया। आयोजकों ने पहले कई बार शो के समय में बदलाव किया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी तो अंततः उसे रद्द करने का फैसला लिया गया। कार्यक्रम रद्द होने के बाद मथुर वर्ली ने इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सिर्फ टेक्नेक्स के आयोजकों पर सवाल उठाए, बल्कि वाराणसी पुलिस की भूमिका पर भी कटाक्ष किया। मधुर वर्ली ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आयोजक जब स्टैंड अप कॉमेडी शो को सही ढंग से आयोजित नहीं कर पाए तो रविवार को होने वाले मशहूर रैपर रफ्तार के शो को कैसे संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। मधुर वर्ली ने IIT BHU में हुई अव्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई मीम्स शेयर किए और लिखा कि काशी आकर दुखी होकर लौटना पड़ा। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपने स्टेट्स में फीलिंग सेफ लिखकर तंज कसा। उन्होंने आयोजकों की आलोचना करते हुए लिखा कि शो का समय बार बार आगे बढ़ाने के बाद अचानक पुलिस लगाकर इसे कैंसिल कर दिया गया। कॉमेडियन ने यह भी कहा कि उन्होंने दर्शकों को हंसाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अव्यवस्था के चलते उन्होंने शो किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। उन्होंने इस घटना को लेकर आयोजकों की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए और भविष्य में इस तरह की लापरवाही न दोहराने की सलाह दी। बता दें कि IIT BHU के कार्यक्रमों में अव्यवस्थाएं पहले भी देखने को मिली हैं। पिछले साल काशी यात्रा 2023 के दौरान भी इसी तरह का हंगामा हुआ था, जब मशहूर रैपर रफ्तार का कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा था। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि महिलाओं के लिए बनाए गए बैरिकेड्स तक टूट गए। स्थिति बिगड़ने के कारण कार्यक्रम को पुलिस हस्तक्षेप के बाद बंद करना पड़ा था। अब सवाल उठ रहा है कि जब पिछली बार रफ्तार के शो में अव्यवस्था फैली थी तो इस बार टेक्नेक्स में उन्हें फिर से बुलाने का फैसला कितना सही है। क्या आयोजकों ने भीड़ नियंत्रण को लेकर कोई ठोस योजना बनाई है या फिर वही पुरानी लापरवाही दोहराई जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम के बीच IIT BHU के छात्रों ने भी नाराजगी देखने को मिली। संस्थान के लिमडी चौराहे पर छात्रों ने धरना देकर आयोजकों पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बाहरी संस्थानों से आए छात्रों को स्वतंत्रता भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि IIT BHU के अपने छात्रों को ही रोका जा रहा है। छात्रों ने विरोध में नारेबाजी करते हुए आयोजकों से स्पष्टीकरण की मांग की। प्रेक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत करने का प्रयास किया। धरने पर बैठे छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती, वे अपना विरोध जारी रखेंगे। बता दें कि IIT BHU का टेक्नेक्स इवेंट हर साल भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। यह एक प्रमुख टेक्नो मैनेजमेंट महोत्सव है जिसमें तकनीक, कला और नवाचार का मिश्रण देखने को मिलता है। इस इवेंट में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि टॉक शो, पैनल डिस्कशन, कारपोरेट कॉन्क्लेव और सांस्कृतिक संध्या। हालांकि इस बार आयोजकों के प्रबंधन पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। छात्रों और अतिथियों के लिए सुचारू व्यवस्था न होने के कारण शो रद्द होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 955499
5413, जगतगंज वाराणसी फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवर्धन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय औद्योगिक व्यापार संगठन द्वारा मनोनीत पदाधिकारी एवं सदस्य गण का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। भारतीय औद्योगिक व्यापार संगठन ट्रस्ट के नेतृत्व में वाराणसी के समस्त मनोनीत पदाधिकारी व सदस्य गणों का स्वागत समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के सभी पदाधिकारी, व्यापारी और सदस्य गण भारी संख्या में उपस्थित रहे। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने वाराणसी के जिलाध्यक्ष के रूप में दीपक बिंद को चुना। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर व प्रमाण पत्र देकर स्वागत किया गया। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एक साथ भारतीय आयोग गठन की मांग को लेकर आवाज बुलंद किया और व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर चर्चा किया गया। राष्ट्रीय संरक्षक प्यारेलाल सोनकर ने कहा कि व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर हम सरकार से भारतीय आयोग गठन की मांग करते हैं और ठेला पटरी व्यवसायियों को वेंडर जोन की मांग करते हैं, जिससे ठेला पटरी व्यवसायी आने वाले समय में अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सोनकर ने भारतीय आयोग गठन की मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे व्यापारी समाज दुखी है। संगठन में उपस्थित राष्ट्रीय संरक्षक प्यारेलाल सोनकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सोनकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मीणा सोनकर, राष्ट्रीय संरक्षक कृष्णानंद पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री व सलाहकार डॉक्टर अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव रामबच्चन यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंशराज कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सोनकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुन्ना लाल पटेल, राष्ट्रीय कानून सलाहकार जियालाल सोनकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष ओझा, राष्ट्रीय मंत्री राजकुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह पटेल, प्रदेश महामंत्री बबलू सोनकर, प्रदेश मंत्री संतोष सोनकर, जिला सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र कुमार, जिला कोषाध्यक्ष उमेश कुमार मौर्य, जिला उपाध्यक्ष रणवीर सिंह यादव उर्फ मनोज, जिला मंत्री राजेश गोस्वामी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, भोनू सोनकर आदि सदस्यगण उपस्थित रहे। जबरदस्ती है, जब पेड़ लगा दिया जाता तो उखाड़ कर फेंका नहीं जाता है, उनका संसाधन बनाया जाता ताकि वो अपने संसाधन से खाएं जिए। आपने बसाया है तो उनका भी संसाधन बनाइए, उनको भी रास्ता दिखाइए, अच्छे राह दे दीजिए कि वो चले और उनका भी संशोधन मिले। वो हमारे व्यापारी हैं, जितने छोटे से लेके बड़े तक मेरे व्यापारी हैं। जूता सीने वाले भी मेरे साथ जुड़ कर कंधा से कंधा मिला के काम करने वाले व्यापारी हैं। कराया जाएगा तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? अगर खाली कराया जाएगा तो हम लोग उसके लिए विरोध करेंगे। मैं जो भी पटरी व्यवसायी हैं या व्यवसायी हैं या शोरूम वाले व्यवसायी हैं, हमसे सारे लोग जुड़े हैं और हम लोग सारे लोगों के हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और इस समय जो भी लोग बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ बनारस में, और थोड़ी ही देर के बाद पता चला कि पटरी व्यवसायियों को गायब कर दिया जा रहा है, तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है और एक व्यक्ति रोटी खाता है, एक तीसरा भी व्यक्ति है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है और क्यों मेरे देश का संसद मौन है, क्यों मेरे देश का संसद मौन है। नमामि गंगे गंगा विचार मंच द्वारा मां गंगा के तट पर भारतीय क्रिकेट टीम के विजय की कामना तिरंगे के साथ की गई। रविवार को नमामि गंगे गंगा विचार मंच महानगर टीम ने गंगा किनारे भारतीय क्रिकेट टीम के विजय की कामना की। मंच के जिला संयोजक शिवम अग्रहरी के नेतृत्व में गंगा तट पर हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे खिलाड़ियों की तस्वीरों के साथ भारत माता की जय जयकार की गूंज हुई।
वहाँ गंगा की आरती उतारी गई। श्री काशी विश्वनाथ अष्टक के उच्चारण के साथ महादेव के विशाल शिवलिंग पर गाय के दुग्ध से अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में शामिल उत्साही युवाओं ने बैट बॉल और स्टंप लिए खूब जोश भरा। बच्चों और महिलाओं ने भी भागीदारी की। इस दौरान जय विश्वकर्मा, अंकिता जेटली, विकास तिवारी, अंकित जेटली, सिद्धि, विराट, तनिष्का, सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज हम सभी ने वाराणसी के गंगा तट पर गाय घाट पर भारतीय क्रिकेट टीम के विजय की कामना से गंगा आरती की है। साथ ही देवादिदेव महादेव को दुग्धाभिषेक कर भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन हो, इस कामना से हम सभी ने देवादिदेव महादेव से बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से यह प्रार्थना की है कि आज का जो क्रिकेट हो वो हम सभी के पक्ष में हो और भारतीय क्रिकेट टीम की विजय हो। महाकुंभ के पलट प्रवाह के खत्म होते ही गोदौलिया, चौराहा और गंगा घाटें अब सूनी पड़ गई हैं। पिछले 3 पखवाड़े से महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते काशी में लगातार भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वह भीड़ खत्म हो गई है क्योंकि काशी पलट प्रवाह खत्म हो गया है। अनाउंसमेंट के जरिए यहाँ पर लोगों को मिलाने का कार्य होता था, लेकिन अब कम श्रद्धालु गोदौलिया घाट पर दिख रहे हैं। गोदौलिया दहर समेत मार्ग पर जहाँ तिल रखने भर की जगह नहीं थी, वहाँ लोग पूर्व की भांति आसानी से आ जा रहे हैं और गंगा घाटों पर भी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। नाव भी उतना नहीं चल रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं का आगमन कम हो गया है। इस संदर्भ में गंगा घाट पर रहने वाले पुरोहित विशाल शास्त्री ने बताया कि महाकुंभ की अच्छी भीड़ काशी में देखने को मिल रही थी और पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। वाराणसी गंगा घाटों पर और आसपास के मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं जैसे शादी में घर का वातावरण होता है, जैसे लड़की की विदाई हो जाती है वैसे ही घर सन्नाटा हो जाता है। वही हाल इस समय गंगा घाटों का हुआ है और काफ़ी सन्नाटा लग रहा है। मैं अभी तक अपने इस उम्र में गंगा घाट पर इतनी भीड़ नहीं देखा था। इतनी भीड़ काशी में आ गई। ऐसा लगा कि प्रयागराज में महाकुंभ नहीं बल्कि काशी में महाकुंभ का स्नान चल रहा है। जैसे लोग महाकुंभ में स्नान करते गए वैसे काशी में भी आते गए और माँ गंगा का स्नान करते गए। जैसे पुरोहित लोग और पंडा समाज लोग घाटों पर पूजा पाठ खूब कराते थे, लेकिन आज यह हाल हो गया है कि सुबह से शाम होने जा रही है और कोई श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए नहीं आए। जी नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कुंभ में नहीं देखा इतनी भीड़, और इतनी भीड़ काशी में आ गई। बाप रे बाप, जैसे लग रहा है इलाहाबाद में कुंभ नहीं है, काशी में कुंभ लगा हुआ है। और जो लोग इलाहाबाद लोग आते हैं, हर आदमी काशी में गंगा में स्नान और बाबा का दर्शन लाइन लगा के काफी लोग ने किया है। तो आज गुरुजी कैसा महसूस हो रहा है? आज हम लोग बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं और इतनी भीड़ जो रहती थी रोज आती थी, सुबह से शाम तक लोग रहते रहे, तो पुरोहित लोग पंडा समाज लोग रहते थे। आज ये हाल हो गई है घाटों पर, सब घाट पूरा सन्नाटे पर है। गंगा घाट के नाविक शंभू निषाद ने बताया कि सबसे पहले हम अपने नाविक समाज की तरफ से जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। वह लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क में जुड़े हुए थे और काशी के बारे में हाल बेहाल जानकारी लेते थे। जो भी हमारे 45 दिन में महाकुंभ काशी और प्रयागराज में लगा हुआ था, उच्च अधिकारियों स्थानीय लोग यहाँ पर भरपूर यात्रियों का सहयोग किया। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। जो काशी के महापौर अशोक तिवारी हैं वह घाटों का भी निरीक्षण कर रहे थे। सभी लोगों ने आकर उच्च अधिकारी हों, चाहे विधायक हों, प्रतिनिधि हों, नगर निगम के अधिकारी हों, सभी ने मिलकर अच्छे ढंग से काशी में पलट प्रवाह में सहयोग किया। सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि काशी की छवि बरकरार करते हुए लोगों ने इतनी बड़ी भीड़ को काबू में करके सभी को सुलभ दर्शन और गंगा स्नान कराया। लगता हो कि ऐसा भीड़ ऐसा कभी जीवन में कभी नहीं देखा था, न कभी आगे देखने को मौका मिलेगा। हमारे जो बच्चे भी है शायद वो देख पाए कि न देख पाए, तो ये काशी की सौभाग्य की बात है। बाबा की नगरी है, बाबा काल भैरव की नगरी है, जो उन्होंने इतना बाबा का आशीर्वाद से इतना बड़ा कर्म, इतना बड़ा कार्य समाप्त सफल हुआ। इसके लिए योगी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकल स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े कार्य को अच्छा काम किए वो लोगों ने। दीनदयाल हस्तकला एवं व्यापार सुविधा केंद्र TFC में गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया गया है। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला एवं व्यापार सुविधा केंद्र TFC में गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के कई उत्कृष्ट कलाकारों को चुनकर उन्हें स्टॉल लगाने का मौका दिया गया है। यह बेहद अनोखी प्रदर्शनी है और आकर्षक ढंग से लगाई गई है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकारों द्वारा अपनी बेहतरीन कलाकारी का प्रदर्शन किया गया है। निफ्ट के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसमें 50 से भी ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें खासतौर पर बनारस के लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं, वाराणसी गुलाबी मीनाकारी की साज सज्जा व ज्वेलरी, टेराकोटा से बने एक से बढ़कर एक मूर्तियां, भदोही के कालीन, उत्तराखंड के पेंटर की पेंटिंग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कांच व चीनी मिट्टी के बर्तन आदि आकर्षण का केंद्र हैं। 27 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलने वाले गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी में बिक्री की उत्कृष्टता बताते हुए हस्तशिल्प के सहायक निदेशक गोपेश कुमार मौर्य ने कहा कि इस संकुल में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें हस्तशिल्प और हस्तकला दोनों के उत्पादों को प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखा गया है। इससे पूरे भारतवर्ष में आर्टिजनों को चुनकर यहाँ स्टॉल लगाने के लिए बुलाया गया है।
वहीं गुलाबी मीनाकारी का स्टॉल लगाने वाले रमेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि इस गांधी शिल्प बाजार के माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ। गुलाबी मीनाकारी बनास की प्रसिद्ध कला है जो कि सफ़ेद मीना पर पेंटिंग के माध्यम से किया जाता है और यह लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। कारों को एक अपना रोज़मर्रा का जो इनका प्रोडक्शन उत्पाद बनाते हैं उसको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कर सकें और इसकी अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकें। और ये कार्यक्रम 50 स्टॉल का लगाया गया है जिसमें भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश और काशी बनारस से भी हमारे हस्तशिल्पी और बुनकर प्रतिभाग करेंगे। इसमें 50 स्टॉल लगाए गए हैं। ये कार्यक्रम 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चलेगा और इसमें इसका समय इसका सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 से 9 बजे तक कार्यक्रम हम इसको चलाएंगे। रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में भगवान श्री रामकृष्ण देव जी की 190वीं शुभ आविर्भाव तिथि धूमधाम से मनाई गई। लक्सा स्थित रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में भारतीय पंचांगानुसार फागुन शुक्ल द्वितीया तिथि को हर्षोल्लास के साथ अवतार वरिष्ठ भगवान श्री रामकृष्ण देव की 190वीं शुभ आविर्भाव तिथि धूमधाम से मनाई गई। प्रातः 4 बजे मंगला आरती के पश्चात वेद पाठ व उषा कीर्तन किया गया। प्रातः 6 बजे से स्वामी आलोकानंद के द्वारा विशेष पूजा अभिषेक व हवन हुआ। प्रातः स्वामी शास्त्र वेदानंद जी द्वारा कीर्तन तथा स्वामी धरणी धरानंद के द्वारा श्री रामकृष्ण कथा सरोवर पर संगीतमय प्रवचन हुआ। संध्या 4 बजे धर्म सभा का आयोजन किया गया जिसमें उद्बोधन संगीत डॉक्टर स्वामी दया पूर्णानंद ने किया तथा स्वागत भाषण आश्रम अध्यक्ष स्वामी विश्वात्मानंद ने किया। वक्ता के रूप में उपस्थित सेवाश्रम के स्वामी ईशानंद ने कहा कि भगवान श्री रामकृष्ण ने भक्ति का वास्तविक स्वरूप जन साधारण के सम्मुख रखा और बुद्धिवादियों की मान्यता का प्रवाह ही बदल दिया। इसी तथ्य को उन्हें व्यापक भी बनाना था और आस्तिकता की उपासना की यथार्थता का परिचय देकर फिर से भक्ति भावना की यथार्थता तथा परिणति सिद्ध करना था। यह इन्होंने जीवन भर किया। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित लंदन स्थित वेदांत सोसाइटी के प्रमुख स्वामी दयात्मानंद ने अपने वक्तव्य में श्री रामकृष्ण को मानवता के पुजारी को बताते हुए कहा कि साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सेवाश्रम के डॉक्टर स्वामी ज्ञानास्थानंद ने कहा कि रामकृष्ण की आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने का काम किया क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती है। धर्म सभा का कुशल संचालन उत्कृष्ट चौबे ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन स्वामी आलोकानंद ने किया। संध्या आरती के पश्चात सामूहिक कीर्तन हुआ। मध्याह्न 12 बजे से भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इसमें लगभग 4000 लोगों ने देर शाम तक प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री रामकृष्ण का जन्म दिवस ये एक विशेष जन्म दिवस है क्योंकि रामकृष्ण ये समन्वय आचार्य आज के युग के जो आवश्यकता है सब धर्मों के अंदर में एक समभाव हो और सब धर्म के द्वारा ही एक ही ईश्वर को पाया जा सके ये रामकृष्ण का एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ये उपदेश है जो आज के युग के लिए आवश्यक है। इसलिए हम भगवान श्री रामकृष्ण को युगा अवतार बोलते हैं। जो युग की आज के वर्तमान युग की जो आवश्यकता है एक तो सिद्ध करना जो ईश्वर है, दूसरा ये सिद्ध करना जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है उस परमात्मा को प्राप्त करना। शनिवार को घाट संध्या कार्यक्रम में प्रणाली डांस एकेडमी के छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति दी। फागुन मास का शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में गंगा के पावन तट पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति उदीयमान कलाकारों के माध्यम से की गई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में प्रणाली डांस एकेडमी की छात्राएं जिसमें वृष्टि चक्रवर्ती, सृष्टि यादव, जानवी शुक्ला, पायल सिंह, आंचल सिंह, इप्सिता मुखर्जी, परी यादव ने शिव स्तुति तत्पश्चात काशी का बखान एवं काशी में हो रहे गंगा आरती को कथक नृत्य के माध्यम से दर्शाने का अद्भुत प्रयास किया। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर के झंकार से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच पर उपस्थित होकर दर्शकों को झंकृत कर उनके हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र रामेश्वर तिवारी एवं बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।